मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अर्लियर हम लोग जितने पढ़ चुके थे, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ चुके थे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एंड व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन आवर हेल्थ। उसके अलावा उसके अंतर्गत हमने वाटर पॉल्यूशन पढ़ा था, नॉइज पॉल्यूशन पढ़ा था, एयर पॉल्यूशन पढ़ा था, एक और पॉल्यूशन है था लैंड पॉल्यूशन, बट अभी इस न्यू सिलेबस के अंतर्गत आपको नहीं पढ़ना है। तो बट इसमें एक चीज क्या पढ़ना है कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल और कंट्रोल। हम लोग जितने भी अपने घर में कचरा फेंकते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड का हो, इंडस्ट्रियल का हो, डिफरेंट डिफरेंट थिंग, जो भी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल्स हैं हमारे इंडस्ट्रीज के, हमारे हाउसेस के, हमारे स्ट्रीट्स के, या इवन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के, तो वो क्या है, इसमें एक्सक्रीटा एक्सक्लूडेड है। बाकी जितने भी कचरे हैं, चाहे वो नॉर्मल मैन्योर हो या फिर कॉपी रिलेटेड स्टेशनरी हो, इवन अलग अलग थिंग्स, तो वो जितने भी चीज हैं उनको हम किस तरह से, उनको मेनली रिफ्यूज कहा जाता है, वर्ड दिया गया है रिफ्यूज। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है डिफरेंट डिफरेंट जगह से, इसको कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे इसको डिस्पोज करें, कैसे इनका मैन्योर पिट में डालें, या फिर क्या क्या करें, क्या क्या डिस्पोजल मेथड्स है, मेनली ये आपको पढ़ना है। तो अब अगर मान लीजिए आपने इसको डिस्पोज नहीं करना है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप घर के बाहर कचरे फेंकते हैं डंपिंग यार्ड पे, या फिर डस्टबिन में, बड़े बड़े डस्टबिन नगर पालिका या नगर निगम ने लगा रखा है, तो अगर मान लीजिए वो नगर पालिका वो डंपिंग यार्ड में ना ले जाए, उनकी गाड़ियां ना आए, तो क्या होगा कि बहुत सारे फ्लाइज, इंसेक्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट इस टाइप चीज को वो अट्रैक्ट करेंगे, और फिर एयर पॉल्यूशन क्रिएट होगा। एयर पॉल्यूशन क्रिएट हुआ, दूसरा क्या पॉल्यूशन होगा, लैंड पॉल्यूशन तो हो ही रहा है। तीसरा क्या होगा कि जैसे ही पानी बरसेगा और वो पानी कहाँ जाएगा, वाटर बॉडीज में, इस कारण क्या होगा कि एयर लैंड के साथ वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ने लगेगा। तो अब हमको क्या करना है कि ये जितने भी चीज हैं ये काफी हेल्थ हैजार्ड है, हालांकि ये स्टेशनरी दिखने में नहीं लगता है, बट ये भी हेल्थ हैजार्ड है, हमारे पे बहुत सारे पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो अब इनको क्या करना है, हमको कोई ना कोई डिस्पोजल मेथड्स अपनाना है, कैसे ना कैसे करके हम इसको डिस्पोज ऑफ करें। तो हमारे पास 3-4 तरह से हम इसको डिस्पोजल ऑफ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि अपना जो पॉल्यूशन है उसको लिमिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जितना भी इसको डिस्पोजल मेथड्स में डाल दिए, इसको गाड़ दिए, तो आपका पॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हैजार्ड्स नहीं होगा। हैजार्ड्स अभी भी हो रहा है, बट वो थोड़ा लिमिटेड वे में हो रहा है, थोड़ा कम हो गया। मान लीजिए आपने कचरा को जमीन के अंदर डाल दिया, ठीक है, जमीन के अंदर जैसे डाला तो वहां पे क्या है कि थोड़ा पॉल्यूशन कम हुआ, एयर पॉल्यूशन कम हुआ, वो वायरस बैक्टीरिया को कम अट्रैक्ट किया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको पॉल्यूट कर रहा है। और हमारे पास क्या है कि जो पीने का स्रोत है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा अंडरग्राउंड वाटर। अगर अंडरग्राउंड वाटर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ या थोड़ा पॉल्यूटेड हुआ तो उसको प्यूरिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो कोई ना कोई पॉल्यूशन फैला आ रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा लिमिट कर रहे हैं, इसके हजार्ड्स हमारे हेल्थ पे थोड़ा कम पड़े, तो इसके लिए हम इसको डिफरेंट डिफरेंट डिस्पोजल मेथड्स में अपनाएं। अब ये जो मेथड्स है वो डिपेंड करता है कि रिफ्यूज किस प्रकार का है, जो कचरा है हमारा वो किस प्रकार का है, तो उस हिसाब से हम इसको डिस्पोजल मेथड्स में डालते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा डिस्पोजल मेथड्स है वो क्या है, डंपिंग मेथड्स। डंपिंग मतलब सीधा, डंपिंग मतलब सीधा डंप करना, डंपिंग मतलब ये सीधा गाड़ देना। तो सबसे इजीएस्ट मेथड है ये, बट फॉर ड्राई रिफ्यूज ओनली। तो ड्राई रिफ्यूज गीला गीला रहेगा तो क्या होगा, उसको आपको डंप करने में दिक्कत है। मान लीजिए प्लास्टिक्स के सिरिंजेस हैं वगैरह वगैरह चीजें, तो वो क्या करेंगे कि चोक करने लग जाएंगे। तो उनको क्या करना है, तो वैसे वैसे चीज को, या फिर सिरिंजेस हो गए या हॉस्पिटल वाले चीज हो गए, तो उनको क्या करना है कि आप जलाने उनको आप डंप करना नहीं रहता है। मतलब हम हमेशा जो भी मेथड्स अपनाते हैं डिस्पोजल के, वो हमेशा डिपेंड करता है किस प्रकार का हमारा कचरा है, रिफ्यूज है। तो ये जो डंपिंग मेथड है वो मेनली किसके लिए है, ड्राई रिफ्यूज के लिए, ड्राई टाइप का जो वेस्ट मटेरियल है उसके लिए। इसके लिए क्या करते हैं कि जहां हम रहते हैं वहां तो ऑब्वियस डंपिंग यार्ड नहीं रहता। आप जानते हैं कि जब भी डंपिंग यार्ड रहता है वो हमेशा काफी दूर रहता है हमारे हैबिटेट एरिया से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेम चीज यहाँ पे भी होता है कि कोई भी लो एरिया रहे, लो लाइन एरिया रहे, जो हमारे हैबिटेट से काफी दूर रहे, वही वहीं पे जाके हम जितने भी इस टाइप के चीजें हैं उनको डंप कर देते हैं। बट
डंपिंग हमेशा एक गुड सॉल्यूशन नहीं है, इसके भी बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। अब ये डिमेरिट्स क्या है, डंपिंग है तो सीधा डंप किया हुआ है, इसका ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कुछ चीजें लगा दी हैं या इसको नीचे गाड़ दिया गया, ऐसा नहीं है। डंपिंग यार्ड आपने देखा होगा बहुत बहुत कचरा उड़ रहा है, वैसे ही है, डंपिंग यार्ड में पूरा कचरा लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फ्लाइज आ गए, बहुत सारे रोडेंट्स आ गए, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस वगैरह वगैरह चीज आ गए। अब ये जो वायरस बैक्टीरिया आए कहाँ जाएगा भाई, फिर आपके घर पे हो सकता है, किसी के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू। ये जो है क्या कर रहे हैं कि अल्टीमेट सभी पॉल्यूशंस का जड़ है। वहां पे पानी आया, कोई वाटर बॉडीज बगल में है, वाटर को टोटली पॉल्यूट किया, लैंड को टोटली पॉल्यूट किया, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम इसको अपने हैबिटेट से दूर करना है, इसलिए हम डंपिंग करते हैं। लेकिन डंपिंग क्या है कि गुड वे नहीं है डिस्पोजल मेथड्स का, ये सारे तरह के पॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा बर्निंग मेथड्स। तो बर्निंग को जनरली इंसिनरेटर्स के द्वारा कैरिड आउट भी करते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में रिफ्यूज है तो हम लोग एक स्पेसिफिक टाइप का डिजाइन किया हुआ चूल्हा जिसको कह सकते हैं, इंसिनरेटर लेते हैं, उसमें सारी चीज को झोंक देते हैं, जला देते हैं। तो अब जैसे कि ये भी बेस्ट मेथड है, जितने भी हॉस्पिटल टाइप की चीज हैं, कॉटन्स वगैरह वगैरह, तो वहां पे जला दिए। वहां पे जलाने से क्या चीज हुआ कि उससे जो कॉटन है, जो पस उसमें था, जो ब्लड था, वो बैक्टीरिया वायरस को अट्रैक्ट करता, या जो सिरिंजेस था मे बी एड्स HIV को रेज करता, कम्युनिकेबल डिजीज रेज करता, उससे हमको मुक्ति मिल जाती है कि वो सीधा खत्म हो गया बर्निंग के द्वारा। लेकिन दूसरा क्या मैटर है, एयर पॉल्यूशन हुआ, वो प्लास्टिक जलने से एयर पॉल्यूशन हुआ, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो होगा, बट कुछ चीजों से हमें बचा भी रहा है। तो बर्निंग क्या है कि मैं मोस्टली हॉस्पिटल टाइप के जो भी वेस्ट मटेरियल है उनके लिए अ गुड थिंग्स है। उसके बाद क्या है कि हमारे देश के लिए सिर्फ हॉस्पिटल के लिए जनरली थिंग्स है। मान लीजिए अगर पत्ते वत्ते हैं, अभी आपने देखा होगा सड़कों के किनारे जला दिया जाता है, बट उसको आप क्या कर सकते हैं, वो बेस्ट मेथड नहीं है जलाने के लिए। वो हॉस्पिटल वाली चीजें मेरे ख्याल से सिर्फ हॉस्पिटल वाली चीजें बढ़ने के लिए ठीक है। बाकी आप प्लास्टिक जलाते हैं तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। अगर प्लांट्स रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको जलाते हैं तो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, या उसको आप क्या कर सकते हैं, डंप कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल ट्रिपिंग में डाल सकते हैं। कंट्रोल ट्रिपिंग क्या है वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्या है। तो उससे क्या होगा, हमारा मैन्योर बन जाएगा। मैन्योर जैसे बनेगा तो मैन्योर क्या है, एज अ फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, जिससे आप क्या कर सकते हैं, खेतों में डाल देंगे, खेतों की उर्वरता शक्ति बढ़ जाएगी। तो बर्निंग का एक डिसएडवांटेज क्या है कि एयर पॉल्यूशन करता है, बट ये बेस्ट मेथड है कोई भी हॉस्पिटल रिफ्यूज को खत्म करने के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ट्रिपिंग। तो कंट्रोल ट्रिपिंग क्या है, ये भी एक तरह का डिस्पोजल मेथड्स है, डंपिंग मेथड्स है। इसमें क्या करते हैं कि एक गड्ढा खोदते हैं, कोई भी जहाँ पे भी हम रहे वहां तो ऑब्वियस ये काम नहीं करेंगे, अपने जगह दूर जहाँ पे भी हम रहते हैं, एक लोकेलिटी है, उससे कहीं दूर पे जाके गड्ढा खोदते हैं लगभग 3 फीट का। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें जितने भी हैं 6 मंथ तक डाल के उसको बंद कर देते हैं, मैन्योर जो भी रहे उसको बंद कर देते हैं। जैसे ही ये 6 महीने के लिए बंद कर दिए तो वहाँ पे बहुत सारे गैसेस इवॉल्व हुए, बैक्टीरिया वायरस, बहुत सारे वहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, और वो जो भी रिफ्यूज रहते हैं उसको मैन्योर में बदल देते हैं। और ये जो है ट्रिपल कंट्रोल काफी बेहतरीन है, क्योंकि इससे मैन्योर जनरेट होता है, और ये मैन्योर को फिर आप क्या कर सकते हैं, विथ एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ, इसको क्या कर सकते हैं आप खेतों में यूज कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर्स। तो कंट्रोल ट्रिपिंग में मेनली क्या करते हैं, गड्ढा खोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जितने भी हमारे घर के कचरे हैं उसको डाल के 6 महीने तक पूरा ढक के छोड़ देते हैं। उन 6 महीने में क्या होता है कि टेम्परेचर अलग अलग होता है, बैक्टीरिया वायरस वहां पे जनरेट होता है, काम करता है, और वो आफ्टर 6 मंथ वो मैन्योर में बदल जाता है, और वो मैन्योर फिर आप खेतों में यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ब्यूरियल मेथड्स। ब्यूरियल कुछ भी नहीं है, ड्राई रिफ्यूज के लिए जो डंपिंग में आपने वैसे ही ओपन छोड़ दिया था, अब ब्यूरियल मेथड्स में क्या है, उसको ब्यूरीड कर देना, बरीड कर देना है धरती के अंदर सीधा, और कुछ नहीं करना है इसमें, और उसको धरती से कंप्लीटली बैन कर देना है। तो कंट्रोल ट्रिपिंग और ब्यूरियल मेथड लगभग सेम है, क्योंकि उसमें भी गड्ढा खोदते हैं, इसमें भी गड्ढा खोदते हैं, बट कंट्रोल ट्रिपिंग में अंदर क्या है कि उसमें मैन्योर बनता है, वैसे ही प्रोडक्ट डालते हैं, वैसे ही कचरा डालते हैं जिसमें कि मैन्योर बने, और फिर हम आफ्टर 6 मंथ उसको
निकाल के फिर खेतों में यूज करते हैं, लेकिन ब्यूरियल मेथड वैसा कुछ नहीं है, एक बार ढक दिए तो वो हमेशा के लिए ढक गया। ओके, उसके बाद क्या है, जब नेक्स्ट है कंपोस्टिंग मैटर। कंपोस्टिंग मैटर एक तरह का कंट्रोल ट्रिपिंग भी है। इसमें हम क्या करते हैं कि रिफ्यूज के साथ ह्यूमन एक्सक्रीटा को भी डालते हैं। वहाँ पे कंट्रोल ट्रिपिंग में क्या करते थे कि बाहर निकाल के जब मैन्योर बन जाता था उसके बाद हम एज अ फर्टिलाइजर यूज किए, अगर कभी जरूरत हुआ तो ह्यूमन एक्सक्रीटा भी डाले। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर्स को हम मैन्योर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने भी एक्सक्रीटा डाले उसके साथ ह्यूमन मैन्योर भी डाले या फिर गाय का गोबर डाले। उसके बाद उसमें क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस हुए वो हुए, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से वो भी मैन्योर में जनरेट हुआ, जिसको एज अ फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट था आपका डिस्पोजल मेथड, कैसे कैसे हम लोग अपने कचरे को डिस्पोज ऑफ करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपको एक न्यू चीज पढ़ना है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो पहले एचएससीपी में नहीं था, वो है ऑक्यूपेशनल डिजीज या ऑक्यूपेशनल इलनेस। तो ऑक्यूपेशन क्या चीज से जुड़ा है, लिटरली मीनिंग पे अगर आप जाएंगे तो ऑक्यूपेशन से जो आपका ऑक्यूपेशन है उससे जुड़ा हुआ है। अब इलनेस है मतलब उससे कोई बीमारी, अब ऑक्यूपेशन से क्या बीमारियां होगी भला, तो वैसे बीमारियां कई तरह के होते हैं। अभी आप जानते हैं कि पहले स्टार्टिंग में हमारा क्या था कि सुपर नेचुरल पावर के कारण भी बीमारियां होती थी। पहले जो आप थ्योरी पढ़े होंगे तो वहाँ पे थ्योरी में पढ़े होंगे कि आप सुपर नेचुरल पावर के कारण, मतलब जैसा लोगों की सोच होती है वैसा साइंस आगे बढ़ती जाता है। तो पहले लोग झाड़ फूक, ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, झाड़ फूक में विश्वास करते थे, तो वहां पे सुपर नेचुरल थ्योरी आई कि जो बीमारियां हो रही है वो भूत प्रेत वगैरह वगैरह सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से हो रही है। फिर थोड़े लोग पढ़े, एडवांसमेंट हुआ साइंस में, तो वहां पे क्या किया कि जर्म थ्योरी आई, मतलब जर्म्स के कारण बीमारियां हो रही हैं। जर्म्स कहने का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद और ज्यादा एडवांसमेंट आया साइंस में, तो एक नया थ्योरी आया, उसका था कि डिजीज काउजेस बाय मल्टीपल फैक्टर्स। एक बीमारी होने के मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बीमारी हो। अभी मल्टीपल फैक्टर्स क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज ले लीजिए, ठीक है, तो डायबिटीज किस कारण से हो सकता है, तो डायबिटीज बहुत कारणों से हो सकता है, तो मल्टीपल फैक्टर्स। तो क्या कारण हो सकता है, पहला इंसुलिन नहीं बन रहा हो बॉडी में, या फिर इंसुलिन बन रहा हो बॉडी में, बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा हो। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जेनेटिकल फैक्टर के कारण उसको उसका इंसुलिन नहीं बन पा रहा हो। चौथा फैक्टर क्या हो सकता है, स्ट्रेस के कारण हो सकता है कि उसका इंसुलिन काम करना बंद कर दिया हो, बॉडी स्ट्रेस के कारण, क्योंकि हॉर्मोन्स है, ऑब्वियस बात है, हॉर्मोन्स हमारे स्ट्रेस पे टोटली डिसाइडेड रहता है, टोटली इधर उधर हो सकता है। तो अब एक डिजीज के बहुत सारे कारण हो गए, बहुत ज्यादा कारण हो गए। पांचवा कारण हो सकता है कि वो सही से रह नहीं रहा हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, योगा नहीं कर रहा, वगैरह वगैरह चीजें हो सकती है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो इन सब चीजों की वजह से हो सकता है। तो मल्टीपल कारण हो गया। तो एक और नया चीज है ऑक्यूपेशनल डिजीज, मतलब आप जो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं हो सकता है उससे रिलेटेड, उससे इन्फ्लुएंस होकर कोई डिजीज हुआ। अब ये कैसे होगा, तो मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो इंडस्ट्री में क्या चीज का है, सीमेंट का है। तो अब वो जो काम कर रहा है विदाउट मास्क काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मास्क नहीं कहाँ है उसके पास, या फिल्टर आउट वो मास्क नहीं कर रहा है, तो क्या है कि वो जो कण है उसके अंदर गए लंग्स में, और वो जमा होते गया जमा होते गया, तो क्या हो गया, कभी ना कभी लंग्स का में जाके जमा हो रहा है बाहरी चीज, तो क्या करेगा, लंग उसका मैल फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो अब उसके उस ऑक्यूपेशन के कारण उसका लंग्स क्या है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो ऑक्यूपेशन के कारण उसको इलनेस हुआ। तो यही एक टर्मिनोलॉजी है, ऑक्यूपेशनल इलनेस। अगर आपके ऑक्यूपेशन की वजह से किसी कारण आपको बीमारी हो रही है तो उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल इलनेस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे उसको डिसऑर्डर्स हो गया। कोई कोल माइनिंग में काम कर रहा है, माइनिंग में जो काम कर रहा है, तो अब क्या है, डेली हथौड़ा पीट रहा है, उस पीटने से बहुत सारे कण उसके अंदर आ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी टाइप का कोई डिसऑर्डर्स उसका स्टार्ट हो जाएगा। या फिर सीमेंट वाला ही फैक्ट्री है, या कोई और भी हैवी मेटल्स को बनाने की कोई कंपनी है, तो या फिर केमिकल्स वाली कोई कंपनी है, तो वहां पे क्या है कि हाँ बेयर हैंड से काम कर रहा है, या बेयर हैंड से नहीं भी काम कर रहा है, कभी ना कभी उसको बेयर हैंड से छू दिया, तो क्या हो गया, स्किन के टच में वो केमिकल्स आ गया। अब वो केमिकल क्या है, कार्सिनोजेनिक है, तो कार्सिनोजेनिक है तो क्या करेगा, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर काउजिंग, ऑब्वियस है, स्किन कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा उसको।
अब उसको नहीं पता है ये बात, लेकिन उसके ऑक्यूपेशन के कारण उसको ये सब डिजीज हो गया। ठीक है, जो लोग इन सब चीजों में नहीं काम करे उनके लिए अब क्या है, तो जो लोग सिर्फ कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, क्या है, कंप्यूटर्स के जो लाइट उसके हमेशा आंख पे पड़ रहे हैं, वो जो आंख पे पड़ रहे हैं क्या हुआ, आई साइट को कम करेंगे, तो फिर इलनेस हो गया, आई साइट की कमजोरी हो गई उसकी। या फिर जो हमेशा ऑन टेबल काम कर रहे हैं, तो ऑन ऑन टेबल काम कर रहे हैं, क्या हुआ, उसका स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो म्यूकोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकता है, कोई भी दिन भर बैठे रहा, थोड़ा चला फिरा नहीं, दिन भर बैठ के ही काम कर रहा है, टेबल पे काम कर रहा है, चेयर पे काम कर रहा है, तो उसके मूवमेंट नहीं हुआ, इरेगुलर मूवमेंट हुआ, जिस कारण क्या हुआ कि उसको हो सकता है स्पाइन में प्रॉब्लम हो गया, डिस्क में प्रॉब्लम हो गया। तो ये जितने तरह के प्रॉब्लम है आपके वर्क के कारण हो रहे हो, आपके ऑक्यूपेशंस के कारण हो रहे हो, उसको ही हम लोग ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। कुछ एक कॉमन ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स यहाँ पे हैं, जैसे डर्मेटाइटिस, कार्सिनोजेनिक है कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कुछ दिन पहले तक हम लोग बहुत सारे केमिकल्स यूज करते थे, बट अभी वो चीज बैन हो गया है। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर एग्जांपल, एसिटिक एनहाइड्राइड टोटली बैन है, अभी आपको लैब में नहीं मिलेगा, पहले आप इजिली एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाते थे, काम करते थे टोटल चीज, बट एसिडिक एनहाइड्राइड अभी टोटली बैन है। उससे रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स वाले चीज हैं आप नहीं कर सकते, जैसे कि अभी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आपको चेक करना है, तो वहाँ पे एसिडिक एनहाइड्राइड लगना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए फिर आपको दूसरा तीसरा चीज लेना पड़ जाएगा, एसिटिक एसिड लीजिए उनके प्लेस पे, और भी दूसरा तीसरा चीज, क्यों, क्योंकि वहां पाया गया वो काफी ज्यादा कार्सिनोजेनिक है, वो स्किन काउजेज में कार्सिनोजेनिक है। उसके अलावा इथेनॉल, वो भी कार्सिनोजेनिक है, जितने भी आप काम कर रहे हैं वो सारे कार्सिनोजेनिक है। स्मोक, जो आप कीमोग्राफ करते हैं उसमें स्मोक पेपर लगाते हैं, तो स्मोकिंग जो होता है पेपर पे, वो क्या है, कार्सिनो, टोटल कार्सिनोजेनिक है, वो जो भी इनहेल कर रहे हैं वो टोटल कार्सिनोजेनिक है। तो अब क्या है, जो स्किन टाइप के डिसऑर्डर्स हो गए, रसेस हो गए वगैरह वगैरह चीज से, तो वो क्या है, डर्मेटाइटिस। दूसरा रेस्पिरेटरी इलनेस हो गया, कोई भी चीज आपके अंदर जा रहा है, कण आपके अंदर जा रहा है, जो भी मेनली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोल माइनिंग में काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि वो कण उनके अंदर जा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि रेस्पिरेटरी इलनेस हो रहा है, रेस्पिरेटरी टाइप की डिसऑर्डर्स दे रहे हैं, अस्थमा दे रहे हैं वगैरह वगैरह, तो रेस्पिरेटरी इलनेस हो रहा है। थर्ड है म्यूकोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, मतलब जो मूवमेंट को इन्वॉल्व करे, चाहे नी का प्रॉब्लम हो जाए या स्पाइन का प्रॉब्लम हो जाए, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाए, वो सारा म्यूकोस्केलेटल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। उसके बाद है हियरिंग लॉस, बहुत ज्यादा माइनिंग में ही देखिए बहुत बड़ा बड़ा चीज फूटते रहता है, टूटते रहता है, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत ज्यादा आवाज होती रहती है, जितने सारी मशीन चलती रहती हैं, तो क्या होगा कि हमेशा उस आदमी का अगर इस टाइप का प्रेशर पड़ेगा, आपने इससे पहले नॉइज पॉल्यूशन में पढ़ा है कि एक खास डेसिबल है जहां तक हमको सुनना है, उसे जैसे ज्यादा होने लग गया तो उसका आउटकम क्या होगा, हियरिंग लॉस, बहरापन होने लग जाएगा। तो वो एक बीमारी हो गया कि काम तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पे कर रहा है, बट वहां पे उसको ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स के रूप में हियरिंग लॉस मिला। कैंसर हो गया, कोई भी कार्सिनोजेन के इफेक्ट में आप आ रहे हैं। तो दूसरा क्या हो सकता है कि मान लीजिए जो वर्कर्स हैं जिनको जब पूरा बाहर में ही काम करना है, धूप में ही काम करना है, तो वहां पे क्या है कि यूवी हमेशा आ रहा है, कोई उसको कार्सिनोजेनिक एजेंट के रूप में नहीं काम कर रहा है, कोई केमिकल से नहीं काम कर रहा है, लेकिन क्या है कि हमेशा उसको बाहर में काम करना है, धूप में काम करना है, तो यूवी हमेशा आ रहा है, स्किन कैंसर का डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, तो सबसे ज्यादा जो कंपनी या कहीं पे भी मिलता है वो क्या है, हमारा स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या होता है, आपके पूरे हार्मोन्स को गड़बड़ कर सकता है, पूरे जेनेटिक सिस्टम को गड़बड़ कर सकता है, जिस वजह से क्या होगा कि आपका बॉडी और आपका हर एक ऑर्गन मैल फंक्शन करने लग जाएगा। उसके बाद कोई ना कोई इन्फेक्टियस डिजीज है, जैसे अभी क्या हुआ कि एक को कोरोना हुआ, एक कंपनी में सारे लोग कोरोना से ग्रसित हो गए, इसी टाइप्स के, मान लीजिए किसी को टीबी है, किसी ने बताया नहीं, इवन किसी को एक्टिव टीबी नहीं होके लैटेंट टीबी है, तो लैटेंट टीबी क्या होता है कि उसका नॉन सिम्टोमेटिक है, वो दिखता नहीं है, सिम्टम्स ही नहीं है उसके अंदर, तो लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि इसके अंदर टीबी है, वो खुद नहीं पता उसको कि उसके अंदर लेटेंट टीबी है, बट वो फैला रहा है टीबी। तो इस टाइप के अगर कहीं एक वर्कर में कोई भी इन्फेक्टियस डिजीज है, तो वो हो सकता है सभी में फैल जाए, क्योंकि वो कॉमन कोल्ड हुआ है, सिंपल।
एक आदमी को कॉमन कोल्ड हुआ है, 5-6 आदमी को तो वो जरूर अपने गिरफ्त में ले लेगा। तो ये सब कुछ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं। ये हमने 6 के बारे में, 7 के बारे में पढ़ना है, तो ये सब कुछ कॉमन है। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है। तो फार्मास्यूटिकल्स से क्या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी देखते हैं कि फार्मेसी रिलेटेड मतलब ड्रग्स, कैप्सूल्स वगैरह वगैरह के चीज के कारण क्या हो रहा है, और उसके मेटाबोलाइट्स के कारण जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, दैट इज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन, या इसको फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब ये दवाइयां क्या कर रही हैं, एक पॉल्यूशन का काम करिए, जाट कहाँ गई, मान लीजिए मेटाबोलाइट्स के रूप में अगर हम देखते हैं तो वो तो चलिए स्ट्रिप के बारे में बहुत नॉर्मल है कि स्ट्रिप है चाहे जो भी है वो प्लास्टिक्स के बने हैं, तो पॉल्यूशंस तो क्रिया ही, लैंड को पॉल्यूशंस किया, बंजर बनाया वगैरह वगैरह चीज। दूसरा हमारे अंदर गया, फिर उसको क्या है, कोई भी ड्रग्स हमारे अंदर जाता है तो वो मेटाबोलाइट्स में टूटता है, एलिमिनेट, फिर उसको लास्ट आउट एलिमिनेट होना होता है हमारे बॉडी के थ्रू। तो इधर वो एलिमिनेट क्या चीज से होता है, यूरिन के थ्रू और वाया स्टूल के थ्रू, या फिर इवन स्वेटिंग के थ्रू, टीयर्स के थ्रू। तो ये सब चीज है। तो मेजरली जो एलिमिनेशन होता है वो क्या चीज से होता है, हमारा यूरिनेशन से या स्टूल के थ्रू, डिफेकेशन से। तो जो यूरिनेशन है या डिफेकेशन है, या ये क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ मिलेगा, लैंड पे या फिर वाटर में। तो अब ये क्या है कि मेटाबोलाइट्स जो बाहर निकला, ये क्या करेगा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या करेगा, वाटर पॉल्यूशन काउज करेगा, एयर पॉल्यूशन काउज करेगा, लैंड पॉल्यूशन काउज करेगा। तो सिंपली जो भी इस टाइप की चीजें, मेटाबोलाइट्स, इवन मेटाबोलाइट्स और ड्रग्स जो भी इस टाइप के पॉल्यूशन फैला रहे हैं, वो हमारे फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन कहलाते हैं। तो इसके साथ ये इन्वायरमेंट का इफेक्ट हेल्थ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो होगा वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक में अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।